सो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करने का एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। नाउ वी आर एंटरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की चीजें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की चीजें बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की चीजें प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटर करना है। आज हम एंटर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बहुत सिंपल है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाती है। अब जितना सिंपल तरीके से मैं बताता हूं उतने ही सिंपल तरीके से पढ़ना है, और सिंपल तरीके से पढ़ के सिर्फ क्या करना है कि आपको इस पे आगे जब भी एक कोई टॉपिक आए तो उसको इसको उस पे अप्लाई करना है। तो चलिए हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ लेते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दैट इज पार्ट 1। मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पार्ट में जो आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं 1 2 3 4, और ये मैं गारंटी लेता हूं कि इस लेक्चर के एंड तक आपको 1 2 3 4 आर्टिकल याद हो जाएंगे। ये सिंपल तरीके से पढ़ोगे तो, डिफिकल्ट बनाओगे तो नहीं। चलिए सिंपल माइंड को खाली कर लीजिए पूरी तरह और एंटर कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 और ये क्लॉज, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का क्लॉज 2, आर्टिकल 1 का क्लॉज 3, 3 क्लॉज के ऊपर डिस्कशन करने हैं। आपको ये बता दो, जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उतनी आपको याद रखनी है। मैं यहां पे आपको हर एक आर्टिकल का क्लॉज याद रखना नहीं बोल रहा हूं, आर्टिकल 1 का आपको क्लॉज याद रखना है, इसीलिए मैंने यहां पे क्लॉज आपके सामने लाए हैं। अब सबसे पहले अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो सबसे पहला है आर्टिकल 1 का क्लॉज 1। वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है इसको 2 नाम दिए गए हैं। कोई बोलेगा इंडिया का नाम क्या है, तो ऑफिशियल इंडिया के 2 ही नाम है, एक है इंडिया और एक है भारत। हिंदुस्तान ये ऑफिशियल नाम नहीं है, ये याद रखिएगा। इस पे झगड़ना कोई बात ही, टॉपिक झगड़ने का कुछ उस पे इशू ही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड जो लिखे है वो वर्ड मैं बता रहा हूं, इंडिया और भारत ये 2 वर्ड लिखे हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया को नाम दिए हैं 2 और वो है यूनियन ऑफ स्टेट। यहां पे वर्ड यूज किया गया है यूनियन। अब मेरा आपको सबसे पहले ये कहना है कि यहां यूनियन यूज किया है, बट दूसरा वर्ड जो है इंडियन दिखता तो फेडरेशन है इंडिया। मैंने बताया हमारा स्ट्रक्चर तो फेडरल है, तो हम खुद को यूनियन क्यों कह रहे हैं। ये चीज मैं नहीं, ये चीज डिबेट में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पूछेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने स्ट्रक्चर बनाया है, ड्राफ्टिंग कमिटी के थे, सो उनको ये पूछा जाता है कि व्हाई यू यूज द वर्ड दैट यूनियन रादर देन फेडरेशन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा फेडरेशन। आपको फेडरेशन का मीनिंग मैं कल बता चुका हूं, जहां पे 2 गवर्नमेंट्स होती है। पता है ना ये आपको, फेडरेशन, यस। अब हमारे यहां तो 2 गवर्नमेंट है, बट डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पूछा फिर भी आप आपको खुद को फेडरल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी देश जिसको फेडरल कहा जाता है उसमें 2 चीजें होती है। पहला होता है राइट टू सिसीड, पहला होता है, हम कहेंगे जस्ट अ मिनट, हाँ, फर्स्ट होता है दैट इज राइट टू सिसीड। सिसीड का मीनिंग समझ लीजिए अच्छे से, हमारे यहाँ पे राइट टू सिसीड किसी को नहीं है। सिसीड यानी फेडरेशन के बाहर निकलने का अधिकार, फेडरेशन के बाहर निकलने का राइट। क्या आप ये डिमांड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना ने ये डिमांड की कि हमें अलग स्टेट दो, क्या तेलंगाना ने ये डिमांड की कि हमें अलग कंट्री दो? और अगर ऐसे डिमांड करता तो गवर्नमेंट दे सकती है? तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं दे सकती। राइट टू सिसीड यानी देश के बाहर निकलने का अधिकार। हमारे यहां किसी भी स्टेट को देश के बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, बट इन फेडरेशन ऑल द स्टेट्स हैव द राइट टू सिसीड, इसलिए हम खुद को फेडरेशन नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट ये है। यस, अमेरिका में कोई भी स्टेट खुद को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर सकता है एनी टाइम, जब उसको लगे तब। दे आर यूनाइटेड है ना, तो वो यूनाइटेड होके एक साथ आए हुए स्टेट से, दे कैन ऑल्सो डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिविजुअल नेशन या सेपरेट कंट्री, बट इंडिया में ये नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि हम खुद को फेडरेशन कह कैसे सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर, राइट टू सिसीड वाला, ठीक है, यस। इसीलिए महाराष्ट्र भी विदर्भ भी डिमांड कर रहा है कि हमें अलग स्टेट दो, बट विदर्भ अगर ये डिमांड करेगा कि हमें अलग कंट्री दो तो हमारा गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकेगी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो वो ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। पहले पॉइंट पे आते हैं, इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो फेडरेशन होते हैं ना, इंडिया दिख रहा फेडरल है, ठीक है भाई दिखता होगा, बट डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि राइट तो सिसीड तो नहीं है पहले, और दूसरा फेडरेशन में जितने भी स्टेट्स है ना, ये एग्रीमेंट से एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है।
जैसा सेंट्रल है, सेंट्रल के साथ स्टेट्स एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हाँ ये एग्रीमेंट है, मैं एग्रीमेंट से हम ये कंडीशंस है, इसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कल जाके एग्रीमेंट तोड़ के कोई भी बाहर निकल सकता है। इंडिया में एग्रीमेंट से हम साथ में नहीं आए हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही आए हुए हैं, विश्वास से आए हुए हैं, और विश्वास से आए हुए लोगों का यूनियन होता है। इसीलिए हम खुद को फेडरेशन ना कहते हुए हम खुद को यूनियन कहेंगे। ये थे आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए थे। एंड यूनियन इज द परफेक्ट वर्ड फॉर इंडिया। आपको फील हो रहा है कि ये वर्ड परफेक्ट है? क्या आप चाहते हो ये दोनों चीजें होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो हमारा देश ही नहीं होता, हमारा देश कब का टूट चुका होता। हर एक व्यक्ति अब अपना देश खुद मांगता हुआ फिरता होता है यहाँ। तो बहुत ही वाइजली ये चीजें लिखी गई है। एंड दिस इज द परफेक्ट थिंग, यूनियन, है ना। इंडिया इज यूनियन। सेकेंड, आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज 2 कहता है द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। आपको मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल्स आर देयर। 12 शेड्यूल्स में जितने भी नाम है, स्टेट कौन कौन से और टेरिटरीज कौन कौन सी, यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट्स हो, इन सब के नाम स्पेसिफाई किए जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में। दिस इज आर्टिकल 1 का क्लॉज 2। यस, पार्ट्स में। हाँ नहीं, पर बेटर रहेगा वो, बट ना कंफ्यूजन उससे बढ़ते हैं। तो इसको आखिरी में रिवाइज करेंगे तो आपको पता है। नहीं तो लोग कंफ्यूजन ये बढ़ते हैं, नहीं कि पार्ट 1 में ये है तो इसका मीनिंग क्या होता होगा, इसलिए मैं उसको एंड में डिस्कस करता हूँ मीनिंग के साथ, है ना। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होते माइंड में, एक एक चीज पढ़ते जाना और उसको सेट करते जाना, है ना। और माइंड मैपिंग के लिए मैं आपको वैसे ये पार्ट्स में क्या क्या है वो भेज दूंगा, उसमें आप पार्ट्स पढ़ लीजिएगा, है ना। तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं समझाते हुए एक एक चीज को आगे ले रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, पार्ट्स यानी कौन से मैच कर रहे हैं, कौन सी चीजों से। आप यूनियन और टेरिटरी से जो जो चीजें मैच कर रहे हो सबको आर्टिकल्स में डाल दिया। और ये 4 जो चीजें हैं ये पूरी मैचिंग है, इसलिए सभी यूनियन की बात कर रहे हैं कि स्टेट्स कौन से होंगे, क्या होगा, इसलिए उनको एक इसमें डाला जाता है, बाकी कुछ नहीं है, जो जो मैच कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम क्लॉज 3 में आते हैं, तो क्लॉज 3 ये कहता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या आएगा। अच्छे से समझिएगा, इंडिया की टेरिटरी में स्टेट्स आएंगे, इंडिया के टेरिटरी में यूनियन टेरिटरीज आएगी, इंडिया के स्टेट में कोई भी टेरिटरी आएगी जिसको इंडिया आगे जाके एक्वायर करेगा, वो भी इंडिया के टेरिटरी का हिस्सा बनेगा। अब दूसरी बात, अब ये अच्छे से समझना, क्लॉज 3 पे बात करूंगा, बाकी तो वो 2 ऊपर के वो तो आपको यहाँ पे यूनियन क्यों यूज किया ये तो क्लियर ही है, दूसरा तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल ही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 ये क्लियर है सबको यहाँ पे, या ये वाला? हाँ, यस। Because states is having the state government separately, and union means it is governed by union, means central government, that's why it is union territory। जैसे मेरा घर यानी श्रेयस हाउस है ना, वैसे यूनियन का घर, इसलिए यूनियन की टेरिटरी, ठीक है। यस, या ओके। सो यहाँ पे हाँ हाँ वो तो हम पढ़ेंगे, बट दैट वी विल स्टडी इन लेटर, विल स्टडी दैट थिंग कि यूनियन टेरिटरी हमको अलग से टॉपिक पढ़ना है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसलिए मैं अभी से ये चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि उसको क्यों नहीं हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके पीछे 5-6 रीजन है। हाँ, अलग चैप्टर है और उसमें हम बहुत बड़ा डिस्कशन करने वाले इस पे, ठीक है। तो उसको आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। यस, ये है। अब यूनियन टेरिटरी, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, एंड वो जो भी टेरिटरीज इंडिया एक्वायर करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने पाकिस्तान से कुछ टेरिटरी एक्वायर कर ली, वो भी हमारे टेरिटरी का हिस्सा बन जाएंगे इंडिया के। सो ये 3 चीजें आपको जब क्लियर होती है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब किसी ने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 वर्ड अलग कैसे हो गए, ये 2 वर्ड सच में अलग है। यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज, यस बोलिए, दैट इज एक्वायर्ड। यस, वेरी गुड। जो टेरिटरी एक्वायर करेगा इंडिया, वो इंडिया का टेरिटरी बनेगा, और यूनियन जो बना है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से बना है। तो बड़ा कंसेप्ट है टेरिटरी, इसीलिए आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में टेरिटरी वर्ड किया है, यूज किया है रादर देन यूनियन, क्योंकि यूनियन का तो वही हिस्सा है ना जो एट प्रेजेंट लोग है, जो प्रेजेंट ही नहीं है फिलहाल, वो यूनियन का हिस्सा कैसे बनेंगे। सिक्किम को एक्वायर किया, सिक्किम कह सकते हैं, ये सब चीजें हम कह सकते हैं, उनको हमने एक्वायर किया, बट एक्वायर करके आखिर हम उसको ही डाल देते यूनियन में,
ऐसा। तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती हैं। सो ये है 3 चीजें। तो आर्टिकल 1 में याद रखना है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में याद रखेगा ये सब चीजें फर्स्ट शेड्यूल में डाली जाएगी। फर्स्ट शेड्यूल, देयर आर 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल जो एक एक करके आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 1 का क्लॉज 3, इसमें आएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें 3-4 ऑप्शन देते, ए बी, only A and B, A, B and C, A, B, C, D, ऐसा, none of above like that. So आपको ये पता होना चाहिए what is the difference between Union of India and Territory of India. ये so चले आगे, चले क्या? yes, चलो आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको आगे जाते वक्त मैं एक चीज बता दूं कि देखिए इंडिया ने, अब यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे ना एक्वायर्ड वाला, जैसे आपके एक एग्जांपल लिया आपने सिक्किम, तो इसमें सिर्फ सिक्किम नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हम कह सकते हैं कि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, सिक्किम, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंडिया में आए हैं ये लोग, है ना, वो पूरे एक्वायर्ड है, ठीक है। ये सब है उसका एक ये, हाँ यस नहीं, वो चीजें तो बहुत बड़ी कंट्री, यानी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम जब अलग से यूनियन टेरिटरी जब पढ़ेंगे ना तभी उसको बता पाऊंगा, है ना। क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर अभी तो यूनियन टेरिटरी का ही टॉपिक स्टडी करना हो जाएगा हमारा, है ना। यस तो लेटर विल स्टडी दैट इन सेपरेट लेक्चर। तो हमें पहले सेंटर पढ़ना होगा, फिर स्टेट्स पढ़ना होगा, देन हमें यूनियन टेरिटरी अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीजें, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आपको ये चीजें पता चली आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 के बाद जब हम आगे आते हैं तो आपको ये भी बता दो कि पॉइंट टू रिमेंबर, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया दैट इज द डिफरेंस। आपको पता है यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ 2 ही चीजें आती है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आती है। यहाँ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और यहाँ पे एक्वायर्ड टेरिटरीज। यहाँ पे देखा तो इसमें 2 ही आएगी, स्टेट्स एंड यूटीज, ये आपको पता ही है। चलिए आर्टिकल 2 इज बहुत सिंपल है, सिंपल ही रखना है, ज्यादा उसको टेंशन में नहीं डालना है। यूनियन आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में कोई भी नई चीज को एडमिट करा सकता है या नए स्टेट को एस्टेब्लिश करा सकता है, जो भी पार्लियामेंट को टर्म्स एंड कंडीशन ठीक लगे उसी चीज पे। तो एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश न्यू स्टेट और सच कंडीशंस एंड टर्म्स इट थिंक्स फिट। अब मैंने ये बताया आपको, जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट ने एक्वायर किया, सिक्किम को डाल दिया यूनियन में, पार्लियामेंट ने एक्वायर किया, गोवा को डाल दिया यूनियन में। तो ये पावर कहां से आया पार्लियामेंट के पास? पार्लियामेंट के पास पावर आया आर्टिकल 2 से। पहली बात ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट का पावर है। दूसरा, बाहर से लाके किसी को डाल सकता है, ये चीज तो ठीक है भाई, एस्टेब्लिश नए स्टेट को कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? कोई इस पे बोल सकता है क्या हो सकता है इसका मीनिंग? नई चीज को, हाँ, what must be the meaning of establishing new states? वो सब नहीं, वो तो उसके लिए आर्टिकल 3 है। हाँ यस, वैसा ये जो पहला कंसेप्ट है ना, वेरी गुड, आपने जो बोला एकदम से, ये जो पहला है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे जो जगह, उसको वो ऐड कर सकता है। जैसे सिक्किम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था कहीं पे, गोवा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, अब मैंने कोई घर खरीदा या मैंने कोई प्लॉट खरीदा, दैट उसमें तो डिफरेंस है ना भाई। प्लॉट खरीद के बाद तो मैं अपना घर बनाऊंगा वहां पे, तो ये कोई जगह लेके वहां पे नया स्टेट खड़ा कर सकता है इंडिया और उसको अपने टेरिटरी में डाल सकता है, दैट इज एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेट। पहला जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट उसने कोई लैंड ली और वहां पे बना दिया अपना स्टेट। अब क्लियर हुआ आर्टिकल 2? यस, है ना, क्लियर। यानी याद रखेगा आर्टिकल 2 इंडिया का जो पार्ट नहीं है वो। अब आप बोल रहे हो कि जो इंडिया का पार्ट है उसका क्या करें? फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना बनाना है, उसके लिए आर्टिकल 2 नहीं, उसके लिए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 उन जगह की बात करते हैं जो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा है। आर्टिकल 2 उनकी बात करते हैं जो इंडिया का पार्ट नहीं है। दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। एग्जिस्टिंग इंडिया का पार्ट होना उनके लिए आर्टिकल 3, यस, है ना। तो ये नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड ए पार्ट ऑफ इंडिया। अब पार्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट? नए स्टेट को सेपरेट करके नया स्टेट बना सकता है, 2 स्टेट को एक करके नया स्टेट बना सकता है, 2 या ज्यादा स्टेट्स को एक करके नया स्टेट बना सकता है, उनकी कोई भी चीजें कर सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से निकाला तेलंगाना को,
जैसे हम कहेंगे उत्तर प्रदेश से निकाला उत्तराखंड को, अंडर आर्टिकल 3। सिक्किम को ऐड करना है, अंडर आर्टिकल 2। जो एग्जिस्टिंग चीजें उसमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, आर्टिकल 3। किसी चीज का स्टेट का एरिया कम करना है, आर्टिकल 3। किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है, फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा वो स्टेट की बाउंड्री होगी, इसकी बाउंड्री मुझे सीधी बनानी है, चलो ऐसी ऐसी बाउंड्री बनाए, ऑल्टरेशन किया बाउंड्री में, आर्टिकल 3। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, आर्टिकल 3। अभी नाम चेंज करने की अगर बात करें तो आप एग्जाम्पल बताइए, नाम चेंज हुए हैं। यस, वेरी गुड। ओडिशा बिकम ओडिशा अंडर आर्टिकल 3। पुदुचेरी आर्टिकल 3। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, आर्टिकल 3। तो अभी शायद आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्लियर। एक बार बता दीजिए। यस सर, यस, है ना, दैट इज द डिफरेंस। सिंपल, ऐसा सिंपल तरीके से पढ़ना है। हाँ, किसी को यूनियन टेरिटरी बनाना इज परमिसिबल, इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इन अंडर दिस आर्टिकल पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग विथ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, है ना, क्योंकि यहां पे अगर देखा गया तो पार्लियामेंट का पूरा पावर है, और पार्लियामेंट को इतनी पावर दी है कि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। और वो पार्लियामेंट ने किस रीजन से किया, वो हम जब यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि पार्लियामेंट ने जो रीजन दिए वो क्या थे, है ना। तो हम उस रीजन के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकेंगे कि क्या वो बराबर था या नहीं। सो यूनियन टेरिटरी पढ़ते हैं, बट इट इज परमिसिबल। ठीक है, इतना ही फिलहाल कहूंगा। यस, ओके। सो चलिए, ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। आपको पता चल गया आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है और क्या होना है। अब देखिए आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 तो है ही। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोसीजर क्या है, ये सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना है तो ये तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश का स्टेट नहीं कर सकता। ये परमिशन ये सिर्फ किसके पास है, ये पावर पार्लियामेंट के पास। प्रोसीजर देख लीजिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र से विदर्भ अलग हो जाए। अब तेलंगाना तो अलग हो गया, विदर्भ की डिमांड बहुत टाइम से चल रही है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र चाह रहा है कि विदर्भ अलग हो जाए तो कैसे हो सकता है, देखिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद एक बिल रखा जाता है, किसी भी हाउस में रख सकते हैं। आपको लोकसभा में रखना है लोकसभा में रखिए, राज्यसभा में रखिए राज्यसभा में रखिए, पर पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे। प्रेसिडेंट ने परमिशन दी, बिल रख दिया। बिल रखने के बाद बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को क्या करना होगा। अब फॉर एग्जांपल कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको बिल रखना है। बिल रखने के पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को बोलेगा कि वी नीड योर परमिशन टू इंट्रोड्यूस दिस एंड दिस बिल इन दिस हाउस। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्टेट के पास जाएंगे, उस स्टेट लेजिस्लेचर को पूछेंगे कि आपको क्या लगता है। अब विदर्भ को अलग करना है महाराष्ट्र से, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है। अब वो उनका व्यू लेने के बाद प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड टू गिव इट्स ओपिनियन, है ना। उसमें उसके लिए टाइम लिमिट देना है तो दे भी सकते, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते, एक्सटेंडेड भी टाइम भी करके दे सकते टाइम लिमिट। अब मैं महाराष्ट्र ने बोला कि हमें नहीं करना है विदर्भ को अलग, तो ये जो चीज बताई है आपको, आप अपने विचार बताइए। अब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने बोला कि हमें अलग नहीं करना है विदर्भ को, तो क्या पार्लियामेंट अलग नहीं कर सकता? यस, पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट उनके डिसीजन सुनना नहीं सुनना, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, पार्लियामेंट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। ये स्टेट ने बोला कि हमें नहीं करना है, फिर भी ऐसा बिल रखा जा सकता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है आपको क्या लगता है। पूछने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर डजंट प्रोवाइड इट्स व्यू विद इन द टाइम लिमिट, या फिर कॉन्ट्ररी व्यू दिया, जैसे मैंने बताया कि रखना था बट स्टेट बोल रहा है हमें नहीं करना, है ना, एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट हो गया, तो डायरेक्टली बिल पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा बाइंडिंग नहीं है टू गेट दिस बिल पास। अब सोचिए महाराष्ट्र ने बोला नहीं, फिर भी पार्लियामेंट में यह बिल रख दिया गया। बिल को पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। इट इज वेरी इजी टू क्रिएट एनी स्टेट, मीन्स बाय हम कहेंगे अंडर आर्टिकल 3 बोल रहा हूं, जो आपने तोड़ के बना रहे ना, इट इज वेरी इजी बिकॉज इट नीड सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से ही काम करना है। सिंपल मेजोरिटी यानी जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि यस, तो यस बन गया है विदर्भ। क्लियर प्रोसीजर ये है ना। यस, सपोज 100 लोग प्रेजेंट है, 100 में से 51 लोगों ने बोल दिया तो हो गया, बन गया, ये है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का। आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, अब आर्टिकल 4 पढ़ते हैं।
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। यूनियन टेरिटरी को पूछने की जरूरत ही नहीं, आप क्या चाहते हो, आखिर वो टेरिटरी किसकी है, यूनियन की है। यूनियन क्यों पूछेगा उसको, नहीं पूछेगा। यूनियन विल डू जो यूनियन को लगता है बाय इट्स ओन, है ना, तो ये यहां पे करेगा। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये जो है इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही आपको बता रहा हूं कि आपके स्टेट को इतना ही आपका एरिया रहेगा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, कभी भी आपका एरिया कम ज्यादा हो सकता है, पार्लियामेंट ये कर सकता है अंडर आर्टिकल 3, तो ये गारंटी आपको नहीं दी है, पहले ही ये चीज है। अब आर्टिकल 2 क्लियर हो गया, आर्टिकल 3 क्लियर हो गया, आर्टिकल 4 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 भी काफी इजी है, द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4। अब ये चीजें पता है, ये चीजें जब कोई लोग खुद से पढ़ते हैं ना तो ये समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत, इट विल टेक योर लॉट ऑफ टाइम। बट अब मैं जिस सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अपने माइंड को खाली कीजिए। अब देखिए, जो भी काम पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 के अंडर करना है और आर्टिकल 3 के अंडर करना है, आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट को क्या करना है कि जो भी इंडिया का पार्ट नहीं उनको इंडिया में डालना है, और जो इंडिया का पार्ट है उसमें चेंज करना है आर्टिकल 3 के अंडर। तो आर्टिकल में चेंज, ये सब काम करने के लिए पार्लियामेंट को ये काम 368 के अंडर करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे व्हाट इज आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 विल स्टडी सेपरेटली, whole article will we have to study. Article 368 is about amendment. आर्टिकल 368 में दो तरह के अमेंडमेंट दिए हैं, एक है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। मैं आपको बता चुका था, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 लोगों ने हाँ बोलना है, या फिर 2/3 लोगों ने हाँ बोलने के बाद स्टेट्स को पूछना है। यानी ये जब आर्टिकल पे काम कर रहा है पार्लियामेंट, तो उसको आर्टिकल 368 के अंडर जो मेजॉरिटी लिखी है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना, यानी स्पेशल मेजॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इट मींस इट रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल यानी 50% से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल बड़ी है 2/3 से ज्यादा, और 50% से ज्यादा। इट इज डिफरेंस, बिग डिफरेंस। आप जानते हैं 2/3 यानी कितना परसेंट होता है? फिर भी 2/3 हाउ मच परसेंटेज? 70, ये 66% है ना, 66.66%। यस, दैट इज स्पेड। यानी आप देख रहे स्पेशल मेजोरिटी बड़ी होती है, ज्यादा लोगों का परमिशन लगता है। और 50% में क्या है, 10 लोग, सपोज मैं देख लेता हूँ 100 लोग प्रेजेंट हैं, 100 में से कितने लोगों को हाँ बोलना है? 51 लोगों को हाँ बोलना है, हो गया, बिल पास। यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 66.66 यानी कम से कम 66-67 लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा। ये है, सिंपल मेजोरिटी से होता है। ये है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी काम किए जाएंगे वो सिंपल मेजोरिटी से ही करना है। अब 4 आर्टिकल मैंने आपको बताया, 4 आर्टिकल्स क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर? यस यस यस, हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ, यस, दैट इज अबाउट आर्टिकल 4। ओके, यस। अब देखिए चारों को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। मुझे पता है आपको 2, 3, 4 तो पूरे याद ही हो गए, पूरे याद ही हो गए आपको। 2 जो इंडिया का पार्ट नहीं है वो, 3 जो इंडिया का पार्ट है वो, और 4 नॉट अंडर आर्टिकल 368, है ना। तो ये एक बार चेक कीजिएगा सबके मोबाइल फोन म्यूट है क्या, मुझे कुछ, हाँ ये है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। 1 जो है, इंडिया दैट इज भारत इज नॉट यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये है क्लॉज 1। क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेड्यूल में चीजें डाली जाएगी, और क्लॉज 3 में लिखा हुआ है 1 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, 3 चीजें आएगी, आपको पता ही है। अब यहाँ पे लिखा है इंडिया यूनियन है, दूसरे में लिखा है फर्स्ट शेड्यूल में, तीसरे में लिखा है टेरिटरी में क्या क्या आता है, 2 में लिखा है जो एग्जिस्टिंग नहीं है, 3 में लिखा है जो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट है, 4 में लिखा है अंडर आर्टिकल 368 नहीं होगा, यानी सिंपल मेजोरिटी से होगा। हो गया, 4 चीजें याद हुई कि नहीं, इतना बता दो सिर्फ मुझे, फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ, हो गया, है ना। तो इसीलिए जब इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले से ये टेंशन नहीं लेना है कि आर्टिकल्स कैसे याद करें, पढ़ते जाना है, रिवाइज करना है, अपने आप आर्टिकल और पार्ट्स याद हो जाएंगे। तो ये है हमारा आर्टिकल 1 to 4 फ्रॉम पार्ट 1। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको कमीशंस कुछ बता देता हूं, दैट इज रिलेटेड टू रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, इसमें भी एक बहुत ही अलग सा मुद्दा है, बहुत अलग सा एक इशू है। वो ये था कि
हम ये कह सकते हैं कि जब स्टेट्स बनने शुरू हुए तो अचानक से कुछ चीज़ें आगे आने लगी। आगे कैसी चीज़ें आने लगी कि लग रहा था कि स्टेट्स को बनाया कैसे जाए, अलग अलग स्टेट्स को लाके हमने अपना यूनियन खड़ा कर दिया। हमने एक धार और जेवीपी कमीशन बनाई थी। अब धार और जेवीपी कमीशन जब हम बनाते हैं तो आपको ये बताता हूँ, ये जो कमीशन बनाई गई थी कि स्टेट्स को कैसे बांटा जाए। स्टेट्स तो आके जुड़ रहे थे, अब स्टेट्स जुड़ तो रहे थे बट यूनियन प्रिंसली स्टेट्स जुड़ रहे थे। अब प्रिंसली स्टेट्स इतने सारे थे कि ये सबको तो स्टेट नहीं बना सकते थे, इन कुछ प्रिंसली स्टेट्स को एक करके हमें स्टेट्स बनाना था। फॉर एग्जाम्पल ये 4 प्रिंसली स्टेट है ABCD नाम के, तो ये चारों में से कौन कौन से प्रिंसली स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट बना के रख दिए थे। अब क्या हो रहा था कि बनाया कैसे जाए स्टेट, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक कमिटी बिठाई गई। वो जो कमिटी थी वो कमिटी का नाम था धार कमीशन। अब प्रिंसली स्टेट जब एक होके आने लगे तो हमें यह पता चल रहा था कि इनकी अरेंजमेंट कैसी करनी है। अरेंजमेंट कैसी करनी है तो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में बैठे और एक दूसरे को कुछ भी समझ नहीं पा रहे। तो कैसा किया जाए, तो यहां पे आ जाते हैं धार कमीशन। धार कमीशन जो आई, धार कमीशन ने ये कहा कि ठीक है, हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज के बेस पे, साउथ से तो ये काफी डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करो स्टेट को, सबको एक में मत डालो। हमको नहीं समझते, हम कन्नड़ हैं और वहाँ तमिल है, कोई आंध्र में तेलुगु है, हम क्या ये सब लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, सबको एक में डालोगे तो हम कैसे रह सकते हैं एक में। तो ये चीजों के ऊपर डिस्कशन करने थे कि क्या करना चाहिए, इसीलिए धार कमीशन बिठाई गई। धार कमीशन ने ये कहा कि उन्होंने अपनी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की 1948 में। 1948 में जब रिपोर्ट सबमिट की तो वहां पे ये कहा गया कि रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा स्टेट का वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं किया जा सकता। अगर लैंग्वेज के बेसिस पे करते गए तो इतनी लैंग्वेजेस है तो कितने सारे स्टेट्स बनेंगे इंडिया में। तो इन्होंने बोला कि नहीं हो सकता तो और भी डिमांड आने लगी, लोगों को गुस्सा आने लगा। दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट एंड इस कारण अब लोगों की जो हड़तालें चली, लोगों ने जो अपोज किया रीऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसके चलते एक और कमेटी बिठाई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए 1949 में। जेवीपी का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जे यानी वी यानी वल्लभ भाई पटेल और पी यानी पट्टभी सीतारमैया यानी जेवीपी। अब जेवीपी कमेटी आ गई। जेवीपी कमेटी ने यह बोला कि भाई साहब ये नहीं हो सकता। जेवीपी ने भी बोला कि ये नहीं हो सकता कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम अलग करें। हमने बहुत सोचा बट इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही चीज पे हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही स्टेट्स बढ़ सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। जब ये सब होने लगा तो लोगों में और गुस्सा बढ़ने लगा। 1953 में गवर्नमेंट को ये करना पड़ा कि गवर्नमेंट को एक और कमेटी बिठानी पड़ी। उसके पीछे का रीजन ये था कि एक हम कहेंगे कि एक जगह थी आंध्र प्रदेश नाम की, जहां ये कहा जा रहा था कि हमको तो आप मद्रास में डाले, जहां भी आपने मुझे हमें डाल दिया मद्रास में, वहां के उनकी लैंग्वेज तो तमिल है, हमारी तेलुगु है, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे क्या ये स्टेट चल सकता है। ये डिमांड के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, हाँ यस यही वो, यस पोट्टी श्रीरामुलु, हाँ पोट्टी श्रीरामुलु जो हाँ ये ना यानी एग्जैक्टली हाँ पोट्टी श्रीराम। और ये जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी रहे हैं इंडिया के, बहुत ही जाने माने फ्रीडम फाइटर है। अगर इनकी बात करें, गांधीयन थॉट के थे। इनकी बात करें तो ये 56 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक पे चले गए। अब ज्यादा दिन के लिए गए थे, उन्होंने तो कहा था यानी जो स्ट्राइक है टिल डेथ वाली थी उनकी, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं करते तब तक मैं यहाँ पे कुछ खाऊंगा नहीं। और ये डिमांड पूरी हो ही नहीं पा रही थी। अब इस कारण उनकी कुछ दिन बाद 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कारण और भी गुस्सा लोगों में बढ़ गया कि अब तो हमें लैंग्वेज के बेस पे होना ही। अब गवर्नमेंट को फोर्स ये चीजों ने किया कि इट फोर्स द गवर्नमेंट कि उस एक और कमेटी बिठाएगा। और ये कमेटी जो बिठाई गई थी इसका नाम था फाजल अली कमेटी। और फाजल अली कमेटी ने आखिरकार अपने ये जो हम कहेंगे रिपोर्ट थी उसमें ये बताया कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहली बार किसी कमेटी ने बताया, उस कमेटी का नाम है फाजल अली कमेटी। बट फाजल अली कमेटी ने यह बोला था कि लैंग्वेज के बेस पे आपको अलग किया जरूर जाएगा, बट 4 चीजें ध्यान में रखनी है। 4 चीजें मैं बता रहा हूं कौन कौन सी, अच्छे से सुन लीजिएगा। पहली चीज जो थी वो थी कि यूनिटी इंडिया की खराब नहीं होनी चाहिए।
आप करो जितने डिवीजन करने हैं स्टेट्स के, बट यूनिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए इंडिया के, एंड यूनिटी के साथ साथ सिक्योरिटी को भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए इंडिया। ऐसा नहीं है कि स्टेट अलग इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि किसी देश के साथ आप जुड़ जाओ, उस स्टेट को इंडिया पे अटैक कर दो, सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात फाजल अली ने कही थी कि लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पूरी तरह से अलग दिखनी चाहिए लैंग्वेज, पूरी तरह से कल्चर भी अलग दिखना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक वाली अगर चीजें सच में है कि वो कंट्री के वो जो, अब देखिए कुछ कुछ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे अलग नहीं हुए, कुछ कुछ इसीलिए अलग हुए क्योंकि वहां डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर फाइनेंशियली आप वीक हो गए हो, इसीलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप अलग से अपना स्टेट मांगिए और आप अपनी अलग से गवर्नमेंट बनाइए। तो इस बेसिस पे भी किया जा सकता है कि आप पिछड़े हुए, फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है और एक सरकार को इतना बड़ा स्टेट, हाँ तो लद्दाख और ये सब इसके बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे ये, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा स्टेट है और एक गवर्नमेंट को इतना बड़ा स्टेट अगर हैंडल नहीं हो रहा है तो इसको तोड़िए और दो गवर्नमेंट बनाइए, दो स्टेट्स बना के दो गवर्नमेंट, इस बेसिस पे भी अलग हो सकता है। और फोर्थ उन्होंने जो पॉइंट कहा था वो उन्होंने ये कहा था कि वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए ही ये चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये चार चीजें नहीं है तो आप अलग नहीं कर सकते। बट फिर अलग ये सब चीजों के बेसिस पे होने लगे। बहुत सारे स्टेट्स ने डिमांड की लैंग्वेज के बेसिस पे हमें अलग किया जाए और एक स्टेट अलग होने लगा। अगर स्टेट्स अलग होने लगे तो फिर देखिए कैसे कैसे स्टेट्स बनने लगे। इस वक्त 1956 में फाजल अली कमेटी के बाद आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स हुआ करते थे। एक एक स्टेट ने डिमांड की, एक एक स्टेट आते गया, एक एक स्टेट आगे आते गया। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको लिख के बताता हूँ, वैसा हमारा एक पोर्शन खत्म हो चुका है, अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब जो जो स्टेट्स अलग हुए उनके मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग हुए 1956 के बाद, बता रहा हूं, है ना, बहुत बड़ा 56 के बाद तो बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बहुत ही बड़ा। मैं आपको 56 के वक्त जो स्टेट थे वो बताता हूं। आंध्र प्रदेश को तो अलग करना ही पड़ा, दूसरा आसाम, तीसरा अगर देखेंगे तो बिहार, चौथी की बात करेंगे तो बॉम्बे नाम का एक स्टेट था, पांचवा जो स्टेट है वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्स्थ की बात करेंगे तो केरला या फिर केरला, उसके बाद सेवेंथ हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं मध्य प्रदेश, MP, एट्थ स्टेट की अगर हम बात करें तो मद्रास, नाइन्थ जो स्टेट था वो था मैसूर, 10वां स्टेट जो था वो था ओडिशा था तब, अभी वो ओडिशा हुआ, 11th हम कहेंगे पंजाब, 12 राजस्थान, 13 स्टेट यूपी एंड 14 स्टेट वेस्ट बंगाल। इतने स्टेट हुआ करते थे इंडिया में। कब की बात? 1956 की बात कर रहा हूँ। जो ये स्टेट्स थे, यूटीज की बात करूँ तो हमारे कंट्री में जो यूटीज, यूनियन टेरिटरीज थी, वो टोटल 6 हुआ करती थी। पहली अंडमान एंड निकोबार, दूसरी दिल्ली, तीसरी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, तब यूनियन टेरिटरी थी, हाँ, बाद में वो स्टेट बनी। अगला बात करेंगे तो लक्कादीवी, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी। ये सबका नाम अभी आज क्या है पता है आपको? लक्षद्वीप, यस, लक्षद्वीप। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो वो था मणिपुर आज स्टेट है, उस वक्त यूनियन टेरिटरी था। सिक्स्थ की बात करें तो त्रिपुरा। इतने स्टेट थे। आफ्टर 1956 ढेर सारे स्टेट बने, क्योंकि अब तो अलाउ हो चुका था कि आप लैंग्वेज के बेस पे अलग होंगे। सबसे पहले बॉम्बे में 2 स्टेट्स हुआ करते थे, एक था गुजरात और एक था महाराष्ट्र, क्योंकि सूरत भी बॉम्बे प्रोविंस में था, आपको पता है। सूरत की जो लैंग्वेज है वो गुजराती, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो मराठी, पुणे की। तो इन सबको फिर अलग किया गया। पहले स्टेट जो अलग होते हैं वो बनता है 1960 में, महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 महाराष्ट्र एंड गुजरात अलग हुआ। उसके बाद उसके बाद हम कहेंगे दादरा एंड नगर हवेली, ये आ गया, क्योंकि 1961 में हमारे हाथ में आ गया। गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, नागालैंड 1963 का है ना। तो गोवा की बात करूं, दमन दीव की बात करूं, पुदुचेरी की बात करूं तो वो तो इंडिया में बाद में है। बट 1960 और 1963 की अगर बात की तो फिर नागालैंड, 1963 के बाद 1966 की बात की तो हरियाणा, चंडीगढ़, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, ये भी स्टेट बने। 1972 की बात की तो मणिपुर के अलावा त्रिपुरा,
त्रिपुरा के अलावा मेघालय, ये भी स्टेट बने 72 में। 72 के बाद आ गया है तो हम कहेंगे कि सिक्किम एक स्टेट बन जाता है, फिर इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया सिक्किम को, है ना। सिक्किम जो है वो 1974 में फुल फ्लेज स्टेट बन गया सिक्किम। सिक्किम के बाद 1987 की बात करें, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये भी स्टेट बन गए। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था। 2000 की बात करें 2000 की, तो तीन स्टेट्स यहां पे बने, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ये कौन से आर्टिकल से अलग किए गए हैं? 3, वेरी गुड, आर्टिकल 3 से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया और बिहार से झारखंड अलग हो गया ईयर 2000 में। ईयर 2014 में आपको पता है, बता दीजिए नाम। तेलंगाना स्टेट कहां से? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अब किसी ने पूछा कि कौन से आर्टिकल के अंडर अलग हुआ, तो आप बोल सकते हैं आर्टिकल 3 के अंडर अलग हुआ। आर्टिकल 3 के बाद 2019 आपको पता है और 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हाँ, ये 2 और भी आ गए। तो ये सब अभी तक ये हुआ है। नाम जो बदले गए उनकी भी कुछ आपको सिलसिला बता देता हूँ। ये तो है स्टेट बनने का सिलसिला। नाम बदलने की अगर सिलसिले की बात करें तो नाम बदला गया, सबसे पहले हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस से उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। 1969 में जो मद्रास था उसका नाम क्या किया गया? तमिलनाडु, वेरी गुड। उसके अलावा हम कहेंगे 1973 में मैसूर का नाम क्या कर दिया गया? कर्नाटका। 1973 में देखिए सब कुछ ये अंडर आर्टिकल 3 हो रहा है। मैसूर का नाम कर्नाटका कर दिया गया। उसके अलावा यही ईयर में 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड जो थे इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। और 1973 के बाद 1992 की बात है, 1992 में यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली था उसका नाम क्या कर दिया गया? NCT, टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वेरी गुड, ये हुआ। उसके अलावा और भी ये अभी खत्म नहीं हुआ था, ये 2006 में भी हुआ। 2006 में उत्तरांचल का नाम क्या किया? उत्तराखंड किया। वेरी गुड। 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी किया, है ना, पुदुचेरी किया। उसके साथ साथ 2011 में ओडिशा का नाम ओडिशा किया। यस, ये देखिए इतने चेंजेस हमने किए। अब राइट मिले भाई तो करेंगे ही, तो कर दिए चेंजेस, हो गया खत्म आपका चैप्टर जिसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज का टॉपिक खत्म। हाँ, अभी 2019 के बाद यानी हम देखेंगे तो दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, यस ये वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बताई हमने, दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया और ये बन गए एक यूनियन टेरिटरी। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज। यस, 8 यूनियन टेरिटरीज। आपको एक बार मैं एक चीज बता देता हूं, सिर्फ इतने सुन लीजिएगा। 2014 में इंडिया में, 2014 के पहले, बिफोर 2014 इंडिया में, बिफोर 2014 इंडिया में कितने स्टेट हुआ करते थे? 28। 2014 के पहले। 2014 के बाद 29, तेलंगाना ऐड हो गया, क्लियर है ना। ये 2019 में कितने स्टेट्स हो गए? 28, एक स्टेट माइनस हो गया। अब 28 में अगर देखा गया 2014 में 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 2014 में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 2019 में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज थी। और 2019 के बाद एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि 2 टेरिटरीज यहां ऐड हुई और यहां पे 2 यूनियन टेरिटरीज मर्ज हो गई। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ऐड हुआ, इसलिए 9 हो गए। और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की अगर बात करें तो ये मर्ज हो गए, इसलिए 8। At present 8 union territories and 28 states are there in India. So